अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही 2022-23 का। खासी उम्मीदें हैं लोगों को। मोदी कैबिनेट की बैठक जारी है और बैठक के बाद ये बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी और उसके बाद तमाम तरह की बातें जो हम उम्मीदें लगाकर बैठे हैं वो उसमें नजर आएगी। लेकिन कैसा होगा बजट, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है। इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीदें हैं। चुनावी राज्यों को बजट में मिल सकती है कुछ सौगातें। कृषि और रेलवे के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। किसान और महिलाओं पर फोकस हो सकता है। बजट आर्थिक सर्वे और जीडीपी 8.5% रहने का अनुमान। 2022-23 के बजट पेपरलेस होगा, लेकिन ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आप देखिएगा। पेपरलेस बजट, दुनिया बदल चुकी है। अब वो पहले जैसा बजट नहीं जब एक हाथ में अटैची हुआ करती थी और फिर भारी भरकम फाइलें, अब वो कुछ नहीं। अब वो आप देखिए, निर्मला सीतारमण के हाथ में पूरा बजट रखा हुआ है। पेपरलेस बजट है, थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगी भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो चलिए बात करते हैं कैसा होगा बजट। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ है तपेश जी, अर्थशास्त्री हैं। तपेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सुदेश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और गोविंद मालू जी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। जैसे ही वो जुड़ेंगे मैं उनसे भी आपको परिचय कराऊंगा। चलिए सीधे चलते हैं तपेश जी के पास। तपेश जी, आप अर्थशास्त्री हैं। बजट पर आज बजट आना है, थोड़ी ही देर बाद बजट प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन क्या देख रहे हैं आप बजट में, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? क्या कुछ नया इसमें दिखाई देगा? क्योंकि हमने देखा है कोविड के बीच में अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन भी हुई है और सबसे बड़ी चिंता हेल्थ को लेकर ही रही है। और पिछले बजट में भी हमने देखा कि उसमें खासा इजाफा हुआ था। क्या इस बार भी कुछ नया दिखाई देता है? और क्या क्या होगा, क्योंकि महंगाई जैसे मुद्दे भी जनता के सामने, जिससे लोग परेशान हैं। जी साहब, ये सब मुद्दे जो है कोरोना वगैरह सब सेकेंडरी हो जाएंगे। प्राइमरी हो जाएगा अभी 5 राज्यों का चुनाव। जी यद्यपि ऐसी कोई घोषणा करने पर प्रतिबंध है, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी योजना दी जाएगी जिससे किसानों को लाभ हो और मतदाता प्रभावित हो। वैसे भी अभी चुनाव कोई ज्यादा समय बचा नहीं है। केंद्र सरकार को भी अभी चुनाव के लिए जाना ही है, तो अभी से पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी, लोगों की साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। जी जी पहला हिंट एक जो हमको कल जो प्रस्तुत हुआ आर्थिक सर्वेक्षण जिससे मालूम हुआ, जी उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ईंधन के मूल्य वृद्धि का प्रभाव मूल्य सूचकांक पर पड़ा है। दूसरी चीज ये थी कि कोरोना के चलते हुए बहुत सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और उसके बहुत सारे रेट बढ़ा दिए गए थे, इसे वापस लिया जाएगा। दूसरा ये कि जो महंगाई भत्ते की दर घोषित करने की बात थी और ये सब चीजें राज्य सरकार भी जो रोक के रख रही है, तो केंद्र सरकार अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए कुछ एक ऐसी चीजें और देगी। और जहां तक बात है आयकर की, तो लगभग 15 वर्षों से 2.5 लाख रुपए ही अधिकतम छूट की सीमा रही है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने नया इनकम टैक्स का स्लैब दिया है, इस पे स्टैंडर्ड एक्शन नहीं है। जी व्यापारी भी उसी आय पर कर दे रहा है, वेतन भोगी भी दे रहा है। जब व्यापारी देता है या उद्योगपति देता है तो उसके वाहन परिवहन वगैरह के खर्चे जो है उस पर घटने के बाद आय की गणना की जाती है। जबकि वेतन वालों के लिए ये सब परिवहन वगैरह के भत्ते वगैरह भी मिलते हैं, उसे भी कर योग्य मान लिया गया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि नए स्लैब में स्टैंडर्ड एक्शन देंगे, और या नहीं तो पुराना जो स्टैंडर्ड एक्शन की सीमा थी उसको 60,000 रुपए तक बढ़ाएंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सैलरी ग्रुप के लिए होगा। फिर मिडिल क्लास के लिए महंगाई को कम करने की कोशिश की जाएगी, और महंगाई में कम करने के लिए जो योजनाएं लाई जाएगी वो दोहरी मूल्य नीति पर आधारित रहेगी। एक इस आय वालों को लिए, इस वर्ग के लिए इस तरीके से बांट के किया जाएगा, पूरा एक रूप में नहीं दिया जाएगा। और जबकि सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को चौपट दोहरी मूल्य नीति ही करती है। जी राशन में आप 10 रुपए किलो में और 2 रुपए किलो में चावल दे दीजिए और दूसरा व्यक्ति 50 रुपए में खरीद के खाएगा, तो उससे समाज में दूरियां बढ़ती है। आज की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जब मॉल में घुसो तो वहां पे आटा के पैकेट बाद में दिखते हैं, पहले पेडिग्री के पैकेट पहले दिखते हैं। यानी देखिए आर्थिक जी पतन का कागार कहां तक पहुंच रहा है
कि इंसानों के खाने की चीजें बाद में बिक रही है, कुत्तों के ज्यादा पहले बिक रही है। यानी ये स्थिति अर्थव्यवस्था में आ जाए तो सोचने वाली स्थिति होती है। मानवता का मूल्य कम होने लगा है। अर्थशास्त्री को इन चीजों की ओर ध्यान देकर बजट देना होगा और उम्मीद है कि किसानों के लिए राहत होगा। दूसरा, मध्यम वर्ग को इस बार राहत देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शासन तक तो यह बातें गई है कि ये परेशानियां हो रही है। तो निश्चित तौर पे आप लोग के मीडिया का भी योगदान है, जिस तरीके से आप लोगों ने हाईलाइट किया है, तो इस बार बजट जो है थोड़ा पोलाइट होगा। चलिए सर, मैं लौटूंगा आपसे और इस पर चर्चा। जी स्वदेश शर्मा जी, क्या उम्मीदें कर रहे हैं बजट से? देखिए सैनी साहब, सबसे बड़ी बात तो ये, इस समय देश ओमिक्रॉन से, कोरोना से जूझ रहा है और उसका बड़ा भयंकर खतरा है और बहुत ज़्यादा डर है लोगों को, क्योंकि हमने लाखों लोगों की जानें खोई हैं पिछली लहर में। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा डर ओमिक्रॉन का समझ रहे थे, लेकिन अब जनता ये समझ रही है सबसे बड़ा डर है ओ मित्रों। अगर ओ मित्रों ने ये सब कर दिया तो ये दिखावा 5 राज्यों के जो चुनाव के लिए जिस तरह का लॉलीपॉप फेंकने की कोशिश है, ये कोशिश करना मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। लोक वाहन बजट लेकर के आना, जमीन पे कुछ दिखाई नहीं देना। आपने देखा होगा कोरोना काल में 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था, ना 20,000 में से 20 पैसे मुझे मिले, ना मैं सैनी साहब समझता हूँ, ईमानदारी से बोल दो, आपको मिले हो तो बता दीजिए, आप बता दीजिए। ये जुमलों के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर कुछ नज़र आएगा तो सिर्फ ये आएगा, जैसा अभी विशेषज्ञ ने बताया कि ये 5 राज्यों के में चुनाव होने वाले, इन चुनाव में घोषणा डायरेक्ट कर नहीं सकते उस राज्य में, तो बजट ले आना मतलब अनुपूरक बजट लाना और बजट में कुछ ऐसी इस तरह के जुमले। आप देखिए ना, कोविड को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि तीसरी लहर जब आई, तीसरा लहर ही नहीं आ पाई, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और बजट में पिछली दफ़ा ये सब प्रावधान थे कि लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले। यदि वैक्सीन नहीं होती तो क्या स्थितियां होती? देखिए सैनी साहब, आपने देखा होगा, आप भी लगभग 50 वर्ष के हो रहे हैं, आपने देखा होगा इसके पहले भी बहुत सारी महामारियां आई, चाहे प्लेग हो, चेचक हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, बहुत सारी महामारियां आई, लेकिन सरकारों ने निपटा, उसका टीकाकरण किया है। ये लहर आई, ये हो सकता है उनसे ज़्यादा खतरनाक थी, वो भी प्लेग भी कम खतरनाक नहीं थी उस समय के लोगों ने देखी होगी। तो उस समय भी सरकारों ने ये सब किया, पर ढिंढोरा नहीं पीटा। वैक्सीनेशन से ज़्यादा धन्यवाद मोदी के पोस्टर पर खर्च कर दिया। अब आप बताइए कौन सा लॉजिक है? आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा 2.5 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई ऑक्सीजन और दवाइयों के अभाव में। क्या होना चाहिए? अच्छा ये बता दीजिए, बजट में आप क्या उम्मीद? देखिए बजट अब आ ही रहा है, तो उम्मीद जनता ये करती है कि बेरोजगारों को रोजगार के आयाम नए खोले जाएं, ये डीजल पेट्रोल की जो महंगाई आसमान पर है इसको सस्ता किया जाए, इसमें सरकार टैक्स कम करे, राज्य सरकारें भी टैक्स इसमें कम करें, उनकी सरकारें अधिकांश राज्यों में बैठी हुई है। तो कुल मिलाकर के लोगों को राहत देने की बात करें। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, एक गीताबाई नाम की बाई है जिसको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, 39-114 नंबर है उसका गैस का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला इसी भोपाल राजधानी में। दोबारा वो रिफिल नहीं करा पाई, क्योंकि वो 1,000 रुपये कहाँ से लाए, रिफिल नहीं हो पा रहे। तो ये योजनाएं तो लाते हैं, योजनाएं दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है। शौचालय तो बहुत बनाने की कोशिश की, लेकिन आप बताइए शौचालय जाएगा वो व्यक्ति इसका पेट भरा हो, लोगों के घर में मतलब नहीं बनना चाहिए था शौचालय, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, शौचालय नहीं बनना चाहिए था, लोग जहां तहां खड़े होते रहते। सुनिए तो आप पूरी बात, लोगों के घर में चूल्हे जलाना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सरकार की जवाबदारी है। सरकार की जवाबदारी ये नहीं है कि यही तो दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जवाबदारी की बात होती रही इतने वर्षों में, चाहे सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन आज भी हम उम्मीदें वही लगाते। मैं लौट रहा हूँ आपके गोविंद मालू जी, समझ रहे। गोविंद जी, क्या दिखाई देगा बजट में, क्या उम्मीदें करें? क्या ये माना जाए कि आम व्यक्ति, मध्यम वर्गीय जो हमेशा ठगा जाता है जैसा कहा जाता है, इस बजट में कुछ दिखाई देगा? उसके लिए जीएसटी को लेकर तमाम तरह के सवाल होते रहे, क्या जीएसटी की व्यवस्था में कुछ सुधार होता दिखाई देगा या महंगाई कम होती दिखाई देगी? क्या होगा? जी जी, सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के उपाय भी किए और महंगाई को नियंत्रण भी किया। कोविड काल में सबसे बड़ी अच्छा मजाक है साहब, मालू साहब ये तो जी जी अब सुन लीजिए स्वदेश जी, अभी महंगाई कम कहाँ हुई? अभी शुरुआत हुई, हमारी पूरी बात सुनने, बात तो महंगाई कम नहीं हुई, आप शुरुआत ही ऐसी कर रहे हैं कि महंगाई पे नियंत्रण कर लिया है ना सर, शुरुआत तो कर लेने दीजिए। जी बोलिए, देखिए, बोलिए कोई बात। यूपीए सरकार में 9% दर थी, आज 5% है महंगाई की दर। दूसरी बात, जब टैक्स कलेक्शन हो रहा है, आप यूं देखें, इकोनॉमी को समझें, फिर इकोनॉमिक्स को समझें, इकोनॉमी को समझें, आर्थिक समीक्षा को देखें, देश का जो वित्त मंत्रालय के डाटा है उनका अध्ययन करें,
फिर आपको लगेगा कि किन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, 20,000 करोड़ कब कहाँ गया पैसा, कैसे सेक्टर्स में 180 देशों में हमारे फार्मा सेक्टर्स ने निर्यात किया है। 634 अरब डॉलर का हमारे पास विदेशी हमारा जो वो है फॉरेन रिजर्व, वो इतना हो गया। ये कहाँ से हो गया? आसमान से टपक गया। ये रोजगार नहीं बढ़ता, अगर ये उद्योग धंधे व्यापार नहीं होते तो कहाँ से होता? जब हमारा 2020 की तुलना में कारपोरेट टैक्स हमको 43% ज्यादा मिला है, इसी तरह हमने डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हमको 43% ज्यादा मिला है और कारपोरेट टैक्स हमको 90% ज्यादा मिला है। ये अगर नहीं चलते ये सेक्टर, और हमने जो माइनस हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और निर्माण के सेक्टर में जो माइनस ग्रोथ हो गई, माइनस हो गया था। मालू साहब, आंकड़ों की बाजीगरी जनता नहीं जानती, जनता जमीन पे देखना चाहती है। आप बताइए, आप एक वन नेशन वन टैक्स की बात करते रहे आप, और आज हम देख रहे हैं 18% जीएसटी लगती है, किसी पे जीएसटी 28% लगती है। 1,000 रुपए की कोई वस्तु हमको मिलेगी कितने की? 1280 रुपए में। तर्क मत करिए, अरे महंगाई क्या कम हुई, आप बता दीजिए ना। दूसरी बात, बंसल न्यूज के दर्शक सुनना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस चीज को सस्ता होने से महंगाई कम समझ रही है। तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि आपके घर में अंधेरा है और पश्चिम की खिड़की है, वहाँ आपको पूरब की खिड़की में सूर्योदय के दर्शन कहाँ से होंगे? आपको सूर्यास्त दिख रहा है क्योंकि आपकी पार्टी में सूर्यास्त में चली गई। हाँ ठीक है, आप ओडी में चलते, आप महल में रहते, आपके सूर्य पहले आ जाता होगा, लेकिन हम आम जनता की बात कर रहे हैं, गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, गरीब किसान की बात कर रहे हैं, जो जूझ रहा है महंगाई से, जो परेशान हो रहा है। ठीक है, ठीक है। 62,395 करोड़, वो बढ़कर 71,269 करोड़ हो गया। कितना बड़ा बजट हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा किया है। हमने सामाजिक सुरक्षा पर हमने 71 लाख करोड़ रुपए खर्चा किए। मनरेगा के माध्यम से हमने रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हमने नए रोजगार का सृजन किया है। देखिए, बेरोजगारी उन लोगों के लिए, जैसे अगर आप कोई विधायक बनना चाहता है और वो पार्षद बन गया तो उसमें संतुष्ट नहीं है, वो विधायक ही बनना चाहता है। रोजगार तो है, करना नहीं चाहते हैं लोग रोजगार। अरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पढ़े हुए लोग। मैं लौट रहा हूं, मैं गोविंद मालू जी की बात को तपेश जी से समझता हूं। तपेश जी से समझता हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कहां से हुई? सर जी, जहां तक बजट की बात काल के चलते एग्रीकल्चर और जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, उससे सहमत, चाहे वो सरकार ने बहुत सारे। चलिए मालू साहब सुन लीजिए, तपेश जी मेरे साथ जुड़े, अर्थशास्त्री जी। तपेश जी, केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पे कोरोना काल में रोजगार के बढ़ाने के बहुत सारे प्रयास किए, पर इसका पूरा लाभ निम्न वर्ग को या जो जरूरतमंद लोगों थे वहां तक पहुंचा नहीं। जितने भी व्यापार के कार्य हुए, निर्यात से आय हुई है, मैं मानता हूं ये चीज सही है, पर उसमें मजदूर नहीं मशीन काम किए हैं। रोजगार के अवसर का विस्तार बिल्कुल नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी दुखद बात थी। आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करके चल रहे हैं जिन लोगों से पैसा संचित हो रहा है, और छूट उन्हीं को मिल रही है सबसे ज्यादा। आज मध्यम वर्ग को छूट देने की बात है, 7वां वेतनमान आ गया, जीवन स्तर ऊपर उठाने की बात उठी, आपने कर का बोझ उतना ही रखा, उसका दुष्प्रभाव हुआ। आज यह है कि जो मध्यम वर्ग का था या उच्च मध्यम वर्ग का व्यक्ति था, आज वो मध्यम वर्ग में आ गया और मध्यम वर्ग वाला निम्न श्रेणी में आ गया है। आज स्थिति यह है कि हम अपने घर पे कुत्ते को भी रोटी देने के लिए सोचते हैं, गाय को भी देते हैं, आने वाले उसको भी देते हैं, उसके बाद फिर भी सरकार को देते हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आखिर में हम बजट बचा क्या पैसा, और क्या फिर विनियोग करने में भी आपने 1,50,000 रुपए की इनकम टैक्स पे सीमा रख दी। मकान का किस्त पटा देते हैं, ये कर देते हैं, 1,50,000 हो जाती है। बच्चे की फीस दे देते हैं, बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तक की आपने छूट दे के रखी है। और क्या फिर आपने एजुकेशन शेयर के नाम पे पैसे इकट्ठा करके रखा। एक तरफ पैसे इकट्ठा करते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं इनकम टैक्स से छूट दे रहा है। शेष जमा करने की क्या जरूरत है? और एजुकेशन शेष के नाम पे जो पैसा आया, क्या वो एजुकेशन में खर्च हुआ? अगर एजुकेशन में खर्च होता तो इतनी ज्यादा महंगाई नहीं होती। तपेश जी ऐसे राजनीति ना करें। तपेश जी, लेकिन एक जो बात कह रहे थे, गोविंद मालू भी कह रहे थे, और वो जो कल दिखाई भी दिया कि सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त हुआ है कारपोरेट से। क्या आपको लग रहा है ये टैक्स का असर आम जनता को, जो आप मध्यम वर्गीय और बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, इस बजट में कॉर्पोरेट को रिलीफ देने के लिए करेंगे? गरीबों का पैसा जो हम वेतन भोगियों को तनख्वाह मिलता है, उसको दूसरे जगह खर्च करते हैं, कॉर्पोरेट के पैसे को कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करते हैं। आप ये सोचिए तो, बजट बनाने की धारणा जो बनी हुई है जी, चीजों को भी तो ध्यान देना होगा हमें।
तो ये चीजें हमको अच्छा, जीएसटी को लेकर बातें होती रही, जीएसटी में आज तक जीएसटी देखिए जी सर, जी जूते में भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया और अंडर गवर्नमेंट में भी अगर टैक्स लगा दिया, क्या आदमी नंगा चलेगा? नंगे पैर चलेगा? बिना बदन में कपड़े लिए चलेगा? हद हो जाएगी सर सीमा की टैक्सेशन का। राष्ट्र के नाम पे, त्याग के नाम पे पूरे कपड़े तो मत उतरवा लो, जूते चप्पल तो मत चलिए उतरवा लो। जी जी। चलिए, मैं गोविंद मालू जी ये से चीजें पहले दस बात है। कर लेता हूं, आपकी बात का जवाब फिर स्वदेश जी के पास जाएं। जी गोविंद मालू जी, गंभीर बातें हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस नहीं है, तपेश जी बात कर रहे हैं, शास्त्री है यदि हाँ 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 जी। देखिए, ये आप उसको ऊपर सुपरफिशियल ढंग से देख रहे हैं। यदि आप देखेंगे कि हम स्किल इंडिया के तहत हमने स्किल प्राप्त करे हुए लोगों को रोजगार दिया, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना बनाई। कैसी बात कर रहे हैं कि योजना नहीं बनाई? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो लोन की योजना बनाई वो छोटे लोगों के लिए नहीं थी, तो क्या बड़े लोगों के लिए थी? वो आप पैकेज दिया, उसकी बात स्वीकार कर रहे, ये रोजगार बढ़ा। यदि ये हमने अगर मनरेगा में पैसा दिया, उसको उत्पादन के साथ जोड़ा, उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़ा, तो उसमें छोटे लोगों को रोजगार मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर पूंजीगत व्यय किया तो उसमें रोजगार का सृजन हुआ। यदि हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी, आप जो कह रहे हैं शिक्षा में क्या किया, IIT और कई सारे मेडिकल कॉलेज, दूसरे महाविद्यालय वो खोले गए हैं। 5.26% थी 2018-19 में ये शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इन्वेस्टमेंट, अब हो गया है 6.97, लगभग 7% के बराबर। तो ये जो हमने ग्रोथ की है, देखिए ये ग्रोथ दिख रही है नीचे से। अब आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में अभी जैसे हॉस्पिटलिटी या पर्यटन, उसमें बाधा आई है और वो उसमें उभार आएगा, लेकिन कई जगह पर सरकार ने नए लेकिन गोविंद मालू जी, स्टार्टअप हुए, तो स्टार्टअप बिना मशीन के ही चल रहे हैं, सारे आदमी नहीं लग रहे हैं उसमें। नहीं नहीं, अब फीस तो कम होनी थी, दूसरे लोग लग रहे हैं, फीस तो कम होनी थी और MBA इतना तो फीस मत बढ़ाइए कि मध्यम वर्ग का बच्चा शिक्षा भी प्राप्त न कर सके। BA और MBA हो रहे हैं लोग और उनको रोजगार मिल रहा है। उसकी अपेक्षा है कि मेरे को 5 लाख नहीं, मेरे को 15 लाख मिले। गोविंद मालू जी, 5 राज्यों में चुनाव है, और क्या चुनाव का असर इस बजट में दिखाई देगा? जो राहत पहले नहीं मिल पाई थी वो इस बार आप दे दें? देखिए, चुनाव अपनी जगह पर है, देश का केंद्रीय बजट और देश की अर्थव्यवस्था को चलाना, क्योंकि ये वैश्विक आधार पर हम इसको जोड़कर देखें, जब हम आयात और निर्यात करते हैं तो चुनाव कुछ नहीं काम करता है उसमें हमको आयात के लिए भी तो हमको जरूरत की चीजें, उन पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारा फॉरेन बिजनेस बढ़ेगा। और जो भुगतान संतुलन है वो आज जब अच्छी स्थिति में, उसको बेहतर करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी राहत देना सेक्टर्स में वो अलग बात है, लेकिन सरकार को राजस्व भी चाहिए, क्योंकि जब तक परचेसिंग पावर नहीं आएगी, जब तक मांग और पूर्ति में संतुलन नहीं होगा, शर्मा जी एक प्रतिक्रिया हम कांग्रेस जनता की बात करती है, जमीनी बात करती है, जमीनी आवाज उठाती है। उस आवाज के लिए सरकार ने कुछ किया हो तो बता दे। अभी अर्थशास्त्री बैठे थे, अर्थशास्त्री विशेषज्ञ थे, तपेश जी की एक भी बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पाए, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर इनका प्रवक्ता सबसे ज्यादा बोलता है तो हिंदू मुस्लिम पर बोलता है, सबसे ज्यादा बोलेगा धारा 370 पर बोलेगा, सबसे ज्यादा बोलेगा जाति बात पर बोलेगा, राम रहीम पर बोलेगा। इनके प्रवक्ता के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ये तो अगर इनके पास बोलने के सब राम रहीम बजट पर बात कीजिए, अगर बजट में क्या चाहती कांग्रेस, क्या होना चाहिए बता दीजिए। टीवी चैनल पर मौन बैठे रहेंगे, वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है देश को नंगा करके कपड़े उतार के खड़ा करने की कोशिश और की है, और इस कोशिश में वो सरकार कामयाब रही है। लेकिन अब जुमलों से देश नहीं चलेगा, आने वाला वक्त परिवर्तन का वक्त है और परिवर्तन होगा। और ओ मित्रों सुन लो, अब 2024 और 2023 और 2022 5 राज्य आपकी सुनने वाले नहीं है। ये कोरोना की उस लहर में जिसमें गंगा में लाशें नहीं समा रही थी, जिसमें मध्य प्रदेश में 2.5 लाख लोगों को मार गए, लोगों को ये याद है। और आपको बात कर लीजिए, सरकार का खजाना बढ़ा है, कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा आया है, ऐसा उठा के चलना ही पड़ेगा। गणित की समझ को ठीक करिए, अर्थ की समझ को ठीक करिए, व्यर्थ में मत गंवाइए। आंकड़ों से देश नहीं चलता, जमीनी हकीकत बताइए क्या है। और आंकड़ों की बात करें
तो विशेषज्ञ ने तपेश जी ने और दो बात व्यक्त कर कही, दिया। वो लॉजिकल बात आजादी थी। के आप बाद एक से भी इतिहास बात का को जवाब आपने नहीं दे पाए। आप किया तुरंत है। थे कैसे? इन आपको 8 पता सालों है में जी। देश कि को जीएसटी वैभव वन के नेशन वन शिखर समझ रहे हैं। पर पहुंचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी टैक्स जी की की बात करते सरकार रहे ने आप, लेकिन आपने पर कुछ कर एक पाया भी क्या? करप्शन का आपने चार्ज किया हो आप तो लगा बता दीजिए पाए मालूम हो साहब। तो बताइए। सर आने तो दीजिए अभी विधान बजट, के लेते हो आप, बजट को आने 27 दीजिए, परसेंट समझ लेते आएगा हो क्या आप। है बजट में क्या है। हम जो उम्मीदें कर रहे हैं उस पर बात करें ना दिग्विजय सिंह जी को घुमाइए जी। जरा शर्मा जी, जनता ये के जी, बीच में तो पता लग जाएगा जैसे कि जो मालू बच्ची जी ने कुची कहा। खा के वो मिट्टी में मिल जाएगी चलिए। आपकी। सर सर गोविंद जल्दी से मालू जी बोलिए ने सर, जो समय कहा नहीं, मैं अभी ब्रेक ले रहा हूँ, कि ब्रेक के बाद। अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक नीति के अनुसार से होना चाहिए। अभी कुछ देर में बजट आ जाएगा, देखते हैं जी, अर्थशास्त्र जी। के हिसाब से बजट आता है कि राजनीतिक बजट आता है। चलिए सर, कुछ देर यहाँ में एक बजट छोटा नहीं सा जाएगा। छोटा सा विराम, वापस लौटते हैं तो उम्मीदों का बजट पर चर्चा जारी रहेगी। अभी लौटते हैं, छोटा सा।